नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल जी के वाले में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसके साथ ही यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो परीक्षा होगी उसका सिलेबस भी उस जारी हो चुका है। इतिहास विषय जो 10 अंकों का निर्धारित किया गया है उसका पहला टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता है। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता को साधारणतः 3 नामों से जानते हैं। 3 नामों से इस सभ्यता को जानते हैं, जिनमें से पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी की पहला है सिंध सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता, तीसरा है हड़प्पा सभ्यता। सिंध सभ्यता इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है, ज़्यादातर उत्खनन स्थल जो इस सभ्यता और संस्कृति से रिलेटेड हैं वो सिंध प्रांत से ही प्राप्त किए गए हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, इसलिए सिंध सभ्यता इसको कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं कि इसके जो स्थल हैं, जो ज़्यादातर उत्खनन स्थल हैं, जो ज़्यादातर जो खुदाई हुई है वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास इसके स्थल प्राप्त किए गए हैं, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं जो पहले ही खुदाई, पहला उत्खनन स्थल जो है वो हड़प्पा में, जो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। जो पिगट महोदय थे, पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के 2 उत्खनन स्थल प्राप्त हुए हैं, एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। उन्होंने इस जो सैंधव सभ्यता और संस्कृति उसके जुड़वां राजधानी, इस साम्राज्य, इसको एक विशेष साम्राज्य बोला है, और उस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 उत्खनन स्थल हैं जिसे इन्हें जुड़वां राजधानियाँ कहा है सैंधव सभ्यता से रिलेटेड का। जॉन मॉर्सल महोदय थे, उन्होंने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया था, जॉन मॉर्सल महोदय ने। ये इनको पॉइंट याद रखना है। इस सभ्यता का जो कालखंड है, कालक्रम है, वो 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है, जो वर्तमान में सर्वाधिक मान्य तिथि है। और इसके लिए कार्बन डेटिक C14, एक कार्बन होता है ना C14, उससे रेडियो कार्बन डेटिंग की गई है, तो उसमें ये तिथि निर्धारित की गई 2300 से 1700 ईस्वी तक। और इस सभ्यता में 2300 से 1900 ईस्वी को इस विकास की पराकाष्ठा किया गया। इस कालखंड में सिंधु घाटी की सभ्यता अपने उच्चतम स्तर पर थी, ये निर्धारित किया गया है। और जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो उस समय तत्कालीन समय में अन्य जगहों पे जो सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया, इराक की सभ्यता, मेसोपोटामिया में वर्तमान में इराक को कहते हैं ना, मिस्र की सभ्यताएं, सैंधव सभ्यताएं, ये तीनों सभ्यताएं समकालीन थी। ये समानांतर अपनी अपनी जगहों में चरणक्रम तरीके से विकास कर रही थी। तो ये कई बार सवाल पूछा गया है कि सैंधव सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यताओं के समकालीन थी, तो उसमें मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, फारस की सभ्यता, इस तरीके से विकल्प होंगे तो हम उसमें चयन कर सकते हैं। और जो सैंधव सभ्यता का विस्तार क्षेत्र, उसको समझ लेते हैं कि सैंधव सभ्यता पाकिस्तान और भारत दोनों, भारतीय उपमहाद्वीप के 2 महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं, दोनों जगहों पर इसका विस्तार था। तो पाकिस्तान में जो 3 जगह हैं, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में इसके उत्खनन स्थल प्राप्त किए, और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र, इन जगहों पर इस सभ्यता से रिलेटेड उत्खनन स्थल प्राप्त किए। सैंधव सभ्यता का विस्तार का जो आकार है वो त्रिभुजाकार, जो अभी तक उत्खनन स्थल प्राप्त हुए हैं उस से अनुमान लगाया गया कि त्रिभुजाकार स्थिति थी जो इस सभ्यता है, इसके जो अवयव थे त्रिभुजाकार स्थिति में फैले हुए थे, जिसके सबसे उत्तरी मांडा है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, मांडा जम्मू कश्मीर है। आलमगीर पूर्वी भाग, आलमगीर उत्तर प्रदेश, सुदूर जो दक्षिणी भाग था दैमाबाद था, वो जो वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। और सुतकांगनूडोर जो पश्चिमी हिस्सा था इस सभ्यता का, सुतकांगनूडोर जो पश्चिमी भाग में स्थित है, पूर्वी भाग में आलमगीर, सबसे उत्तरी भाग इस सभ्यता से रिलेटेड था वो मांडा में था, जो सुदूर दक्षिण वो दैमाबाद में स्थित है, ठीक है। इस स्थल के जो इस सभ्यता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन स्थलों की खुदाई विभिन्न पुरातत्वविदों के निर्देशन में हुई है। वो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है इस तरीके का सवाल कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो उत्खनन करता है, सर्वेक्षक हैं, खोज करता है, उनका नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता से जो रिलेटेड थे वो दयाराम साहनी थे, मोहनजोदड़ो से रिलेटेड थे वो राखल दास बनर्जी महोदय थे, चन्नूदड़े से थे NG मजूमदार, लोथल से SR राव, कालीबंगा से अमलनंदा घोष, बनावली से RS बिष्ट, धौलावीरा से JP जोशी, रोपड़ से BB लाल, सुतकांगनूडोर से RL स्टाइन महोदय इनसे संबंधित थे। इन स्थलों से हमको तो इम्पॉर्टेंट, तो इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से सवाल पूछा जा चुका है कि ये स्थलों से संबंधित कौन सर्वेक्षक रहे हैं या खोजकर्ता रहे हैं, तो इस वजह से ये सवाल अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड होगा उससे रिलेटेड, तो ये वाले स्थल से रिलेटेड जो हमारे सर्वेक्षक उत्खनन करता है इससे भी पूछा जा सकता है, तो हमको ये याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब
हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से उत्खनन स्थल हैं, उससे उन उत्खनन स्थलों से कौन कौन सी वस्तुएं इस सभ्यता से रिलेटेड हमको प्राप्त हुई हैं। सर्वप्रथम हम जानकारी प्राप्त हो चुकी। सर्वप्रथम उत्खनन हड़प्पा में किया गया है, हड़प्पा में किया गया, और इससे रिलेटेड कौन से सर्वेक्षक खोजकर्ता महोदय थे? हड़प्पा से दयाराम साहनी महोदय थे। तो इसमें जो साक्ष्य हमको प्राप्त हुए, शंख का बना बैल प्राप्त हुआ है, उर्वरता की देवी का एक चित्र भी प्राप्त हुआ है, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, समाधि प्राप्त हुई हैं, गेहूँ तथा जौ के दाने के अवशेष प्राप्त हुए, पीतल का बना इक्का, बर्तन बने मझुआरे। इसमें 2 टीलों का साक्ष्य प्राप्त होता है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। इसमें एक पूर्वी टीला होता है, एक पश्चिमी टीला होता है। पूर्वी टीले को नगर टीला कहते हैं और पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला कहते हैं। इसकी स्थिति जो है रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये नदी हमको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी से किनारे स्थित है। और ये भी याद रखना है हमको कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड सर्वप्रथम स्थल कौन सा है जहाँ पर पहली खुदाई हुई थी, हड़प्पा हुई थी, और उसके खोजकर्ता सर्वेक्षक कौन थे? दयाराम साहनी महोदय थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट देते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में जो होता है शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों को टीला। ये सवाल अब परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसको मृतकों का टीला। इससे जो उत्खनन स्थल से प्राप्त साक्ष्य हैं बृहत स्नानागार। बृहत स्नानागार सबसे महत्वपूर्ण, कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया, UPSSC में भी शायद पूछा गया है। ये बृहत स्नानागार है। जो जॉन मार्शल महोदय ने इसको एक आश्चर्यजनक निर्माण की संज्ञा दी है। जॉन मार्शल महोदय ने कहा कि अरे इतना बेहतरीन स्नानागार है। ये स्नानागार का प्रयोग किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए किया जाता था कि किसी धार्मिक कर्म उसमें जाने के लिए, पूजा पाठ में जाने से पहले इस स्नानागार में लोग स्नान करते थे। उसके आसपास कपड़े बदलने के लिए कमरे और उस स्नानागार में जाने के लिए सीढ़ियों का भी निर्माण इस तरीके से उसमें किया गया था। ठीक है ना। विशाल स्नानागार देख ही लिए हैं कि विशाल स्नानागार किस स्थल से संबंधित है? मोहनजोदड़ो से संबंधित है। कांस्य नृत्यरत नारी की कांस्य की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, पुजारी योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई है। सीपी की बनी हुई पटरी, घोड़े के दांत, गीली मिट्टी का कपड़ा, सूती कपड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हाथी का कपाल भी इसी स्थल से प्राप्त हुआ है और इसकी स्थिति कहाँ है? सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित था? रावी नदी के तट पर, और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट उत्खनन स्थल देते हैं चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो से सबसे इम्पॉर्टेंट है पहला मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ चन्नूदड़ो से। हमको ये याद रखना, फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चौथा सबसे लास्ट वाला भी याद रखना है हमको, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह किस स्थल से प्राप्त हुआ? चन्नूदड़ो से। मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी चन्नूदड़ो से प्राप्त हुआ। या इस तरीके से पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यावसायिक एक उत्खनन स्थल प्राप्त हुआ जहाँ पर व्यवसाय संचालित किया जाता था, वो कौन सा है? तो वो चन्नूदड़ो का है। ठीक है ना। कालीबंगा देखते हैं नेक्स्ट उत्खनन स्थल। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारा जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये हमको याद रखना है। ये परीक्षाओं में विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया। बाकी तो कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग तो सिंधु घाटी सभ्यता में सामान्य बात है, हर जगह से स्थित हो। भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगन से प्राप्त होते हैं। अग्निकुंड, आयताकार गर्त, अग्निकुंड बना होगा, और सेलखड़ी तथा मिट्टी की मूर्तियाँ बनी और मृदभांड के टुकड़े इस जगह से प्राप्त हुए। तो कालीबंगा से 3 हमको याद रखना, जुते हुए खेत, भूकंप का काद, अग्निकुंड। इस तरीके के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत हमको इम्पॉर्टेंट है, और इसकी स्थिति कहाँ है? हनुमानगढ़ी राजस्थान में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, लोथल देखते हैं। लोथल ये पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदर था। सर्वप्रमुख व्यवस्था थी कि जहाज़ों का गोदी यार्ड था, डॉक यार्ड था। यहाँ से जहाज़ अपना सामान लेके विदेश में जाते थे, दूसरी जगहों पे जाते थे, और वहाँ के जहाज़ यहाँ पर इसी यार्ड में, डॉक यार्ड में आकर अपना सामान उतारते थे। तो ये पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह है। कहाँ था? लोथल में था। ठीक है, अगर वहाँ व्यापार हो रहा है तो अब ये सी बात है, वहाँ मुद्राएँ और सील प्राप्त हो रही थी। फारस और मुद्रा की सील प्राप्त हुई थी उस जगह से। धान और चावल इसके भी साक्ष्य मिले।
फारस की मोहर भी प्राप्त हुई है, घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ, घोड़े की मूर्तियाँ प्राप्त हुई, 3 मुगल समाधियाँ। सबसे इंपॉर्टेंट हमको यही याद रखना है कि डॉकयार्ड, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित डॉकयार्ड या जहाज़ों का गोदी कौन सा स्थल था, लोथल था, ठीक है। और इसकी स्थिति क्या है, गुजरात का अहमदाबाद जिला और भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा की जो नगर है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो विशेषता है, ये नगर 3 भागों में विभक्त था। ये 3 भागों में विभक्त नगर कौन सा था, धौलावीरा। 3 भाग में कौन कौन से थे, किला, मध्य नगर और निचला नगर। इससे जो प्राप्त हैं विशाल जलाशय, एक विशाल जलाशय यहाँ से प्राप्त किया गया। उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, धौलावीरा से प्राप्त हुए। और 10 चंडियों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है बड़े आकार का। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। विशाल जलाशय के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, धौलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, धौलावीरा से। और 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ, धौलावीरा से। और इसकी स्थिति कहाँ है, कच्छकरण गुजरात में। ये कहाँ पर है, कच्छकरण गुजरात में, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा है, ये 2 नगरों में दो दुर्गीकृत भागों में व्यवस्थित था, गढ़ी क्षेत्र और आवास क्षेत्र। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है घोड़े की हड्डियाँ। घोड़े की हड्डियाँ किस उत्खनन स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित किस उत्खनन स्थल से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, वो है कौन सा, सुरकोटदा। सुरकोटदा हमको याद रखना है। और ये कहाँ पर स्थित है, कच्छ जिला गुजरात में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रोपड़। रोपड़ का आधुनिक नाम रूपनगर है। रोपड़ पंजाब में, ठीक है ना, रूपनगर है वर्तमान में। इसमें ये स्थिति पंजाब में स्थित है और सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है, ठीक है ना। और मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य इसी स्थल से प्राप्त हुए हैं, रोपड़ से ही, ठीक है। उसके बाद दहमाबाद देखते हैं। दहमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, ये तो हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है ना। रथ चलाते हुए मनुष्य के साक्ष्य यहीं मिले हैं। सांड और गैंडे की आकृतियाँ, सैंधव लिपि की एक मुहर प्राप्त हुई है यहाँ से। और इसकी स्थिति क्या है, ये प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। दहमाबाद जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है वो प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है और अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। एक बनावली भी स्थल है, उसको भी देख लेते हैं। इस जो बनावली स्थल है जो फतेहाबाद हरियाणा में इसकी स्थिति है। ये हमको ये भी याद रखना कि स्थल कौन कौन से हैं, जैसे कालीबंगा है, बनावली है, राखीगढ़ी है। तो इनकी स्थिति क्या है ये, और जो निम्नलिखित में कौन भारत में स्थित है, भारत के बाहर स्थित हैं, इस तरीके की स्थिति। नदी के किनारे कौन कौन से हैं, इस कौन सी नदी के किनारे कौन सा स्थल है, तो ये भी हमको याद रखना है। जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, इस तरीके से भी याद रखना। तो हम देखते हैं बनावली के बारे में। तो बनावली के बारे में है कि ये सैंधव संस्कृति के 3 स्तर प्राप्त होते हैं। 3 स्तर प्राप्त होते हैं मतलब क्या होता है कि शुरुआत में कैसी सी सिंधु घाटी सभ्यता, जब विकास हुआ तब उस स्थिति में, विकास की स्थिति में किस तरह पहुंचा। फिर उसके बाद विकास के बाद उस शहर का हास भी हुआ ना, उसमें हानि भी होएगी, ह्रास भी हो चुका होगा, तो शहर संस्कृति उसकी नष्ट भी होगी। तो प्राक सैंधव, विकसित सैंधव, उत्तर सैंधव, तीनों स्तर प्राप्त होते हैं, वो बनावली से प्राप्त होते हैं। नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती थी सड़कें जो थी वहाँ की तारांकित भागों में विभाजित करती थी। इसमें हल की आकृति के खिलौने प्राप्त हुए हैं, मुहरे और बटकरे, लाजवर्द और कार्नेलियल के मनके बनाने का कारखाना तो आपको पता ही चल गया है कि उसके पहले कहाँ पे था। और यहाँ से लाजवर्द और लाजवर्द एक रंगीन पत्थर होता है ना, उसके मनके बनाने का मनके प्राप्त हुए हैं, मुहरे और बटकरे। हमको याद रखना है कि बनावली जो स्थल है उस स्थल से हल की आकृति का एक खिलौना प्राप्त हुआ है। हल की आकृति का एक खिलौना प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत के साक्ष्य हमको कालीबंगा से प्राप्त हुए। इस स्थल का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हल की आकृति का खिलौने प्राप्त हुए हैं। और ये स्थल सैंधव संस्कृति के तीनों स्तर प्राप्त करने वाला स्थल है, ठीक है। अब इस सब कुछ और जो महत्वपूर्ण है इस स्थल से संबंधित, बालाकोट है, वहाँ से सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। मांडा, कान से निर्मित पेचदार पिन। नौसारो, रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुए हैं। लोथल, वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा, ताम्र मूर्तियाँ प्राप्त हुई, यानी कि सिंधु सभ्यता वैसे तो कांस्य युगीन है, क्योंकि यहाँ के कांसा इंपॉर्टेंट है, पर इसमें तांबे की मूर्ति भी प्राप्त हुई। हड़प्पा, स्त्री के गर्भ से निकलने वाले पौधे की आकृति, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। हुलास, सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा प्राप्त हुआ है। सुत कांगने डोर, मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से एक पशु मूर्ति प्राप्त हुई जिसका शरीर भेड़ का था और मस्तक सूंडदार हाथी का था।
ठीक है। परीक्षा के दृष्टि जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम सैंधो निवासियों ने किया था। सैंधो सभ्यता में क्रय विक्रय हो तो वस्तु विनिमय किया जाता है। वस्तु विनिमय होगा कि जिस चीज़ की ज़रूरत हमें है वो आप हमें दे दो, जिस चीज़ की ज़रूरत आपको है वो हम आपको दे दें। तो सैंधो सभ्यता में जो क्रय विक्रय हुआ करता था वस्तु विनिमय द्वारा किया गया था। जो सैंधो सभ्यता में बाट का भी प्रयोग किया जाता था जो कि घनाकार होते थे। मेलुआ की पहचान सिंधु क्षेत्र से की जाती। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को मेलुआ से पहचाना जाता था? वो सिंध क्षेत्र था, ठीक है ना। लुप्त मोम या मधुच्छिष्ट विधि बनाई जाती थी। धातु की मूर्तियाँ, सर्वाधिक मृण मूर्तियाँ पशु और पक्षियों की बनाई जाती थी। सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी की बनी हुई थी। सिंधु सभ्यता की मोहरों में अंकन एक सिंगरी बैल और कुबड़ वाले बैल का प्रयोग किया जाता। इस काल में जो प्रमुख खेल था वो पासा था। पासा इसका नेक्स्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो से एक योगी और पशुपति शिव की मोहर प्राप्त हुई है हमको। वो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से योगी पशुपति की शिव प्राप्त हुई है, जिसमें से 5 प्रकार के पशु, गैंडा, भैंसा, हिरन और बाघ, हाथी, इनका अंकन किया गया था उस मोहर में। पशुपति शिव की मोहर प्राप्त की हुई कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। उसमें से 5 पशु, गैंडा, भैंसा, हिरन, बाघ, हाथी। पूछ सकता है कि जो मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मोहर प्राप्त हुई उनमें से किस पशु का अंकन नहीं है? गाय भी रख सकता है, वहाँ पे घोड़ा भी रख सकता है। इस तरीके का सवाल बन सकता है। तो सैंधव सभ्यता से रिलेटेड को जो महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि यहाँ पर लोहे के ज्ञान का भाव पूर्णता था। तांबा मिला है वहाँ से, कांस्य मिला है, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता थी, वहाँ पर लोहे का पूर्णता अभाव था। सोने, चांदी, तांबा और कांसे की जानकारी थी। हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाता था। जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, मध्यभांड प्राप्त हुए हैं, वो हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाता था। मूर्ति पूजा का प्रचलन था। शेर के अवशेष नहीं मिले हैं, घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, परंतु ऐसा कोई चित्र नहीं प्राप्त मिला है जिससे साबित होता कि घोड़ा इस सभ्यता से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानवर था। ठीक है। परीक्षा और उपयोगी जितना हो सकता था इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।